हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 9 वाइटल विलेजेस ट्रेविंग टाउन्स यानी कि महत्वपूर्ण गांव संपन्न कस्बों के बारे में। जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण गांव थे और विभिन्न प्रकार के संपन्न जो कस्बे थे पूर्ण रूप से, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। नए राज्यों और कस्बों की उदय के कारण कृषि और व्यापार में वृद्धि हुई थी। एग्रीकल्चर और ट्रेड के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसके परिणामस्वरूप नए कस्बों का विकास हुआ। अब अपन बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उसके बारे में कैसे वृद्धि हुई, यानी कि कृषि उत्पादन में तेजी से कैसे वृद्धि हुई। लौह उपकरणों की खोज के कारण कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। जंगलों को साफ करके अधिक भूमि को खेती के दायरे में लाना आसान हो गया था। पहले के जो जंगल थे उनको साफ करके खेती के लिए उनको तैयार किया गया था। लोहे के हल के उपयोग से उन क्षेत्रों में गहरी खुदाई करना संभव बनाया जहां मिट्टी उपजाऊ थी। इससे पहले उत्तर भारत और फिर दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर कृषि के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। नए उपकरण, न्यू टूल्स एंड द सिस्टम, यानी कि प्रत्यारोपण की प्रणाली में उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई का उपयोग भी किया गया। इस समय के दौरान सिंचाई कार्यों के लिए नहरों, कुओं, टैंकों और कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया था। यानी कि नए नए प्रकार के प्रयोग करने के बाद में उन्होंने कृषि के में बढ़ावा दिया। अब अपन बात करते हैं कि शिल्प और शिल्पकारों का विकास, यानी कि जो ग्रोथ था, जो क्राफ्ट एंड क्राफ्टमैन, यानी कि किस प्रकार से जो शिल्पकार थे, यानी कि खेती में काम करने वाले लोगों को शिल्पकार थे, किस प्रकार से वो काम करते थे। हर गांव में कला और शिल्प फल फूलते थे, यानी कि हर गांव में अनेक प्रकार के शिल्प होते थे, यानी खेती में काम करने वाले। प्रत्येक गांव में बुनकर, डायर, कुम्हार, लोहार, टोकरी बुनकर, सुनार, बढ़ई और अन्य प्रकार के कुशल कारीगर थे, और ये सब मिलकर खेती का काम करते थे। और अनेक प्रकार के जैसे बढ़ई हुए, कुम्हार हुए, जो मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आते थे। इस प्रकार से वो पूरा सिस्टम था। रेशम, बुनाई, रंगाई पुताई, सिक्का, प्रिंटिंग, हाथी दांत, कपड़े बनाने और मनका बनाने वाले लोकप्रिय व्यवसाय बन गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय कपड़े का निर्माण महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जैसे कपड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। पुरुषों के साथ साथ भी महिलाएं भी इन केंद्रों में काम करती थी, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर इस काम को करती थी। कपड़ों का जो व्यापार था वो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जैसे कपड़ों के प्रसिद्ध केंद्र काफ़ी विकसित थे, और पुरुष और महिला दोनों काम साथ में करते थे। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक स्रोतों से उत्तरी काल पोलिस नामक अत्यंत महीन मिट्टी के बर्तन दिखाई देते थे। इनका नाम इस तथ्य से मिलता है कि यहाँ आमतौर पर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है, और आमतौर पर ये काले रंग का होता है। अधिकांश शिल्पकार ने स्वयं को अनेक नामक संगठनों में संगठित कर लिया था। इस श्रेणी में काफ़ी प्रशिक्षण, यानी कि उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी उन काम को करने के लिए। कच्चे माल की खरीद की गई थी, तैयार उत्पाद वितरित किए गए थे, बैंक के रूप में भी काम करते थे। अमीर और पुरुष दोनों मिलकर पैसा को जमा भी करते थे, यानी कि जो पुरुष और महिला दोनों मिलकर कुछ पूंजी की सेविंग भी करते थे। अब अपन बात करते हैं कि इंक्रीज इन ट्रेड, यानी कि उनकी व्यापार में वृद्धि कैसी हुई। जो लोग वहाँ पे कुशल कारीगर थे वो अपने व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादन और शिल्प में तेजी से वृद्धि के कारण अधिकांश उत्पादन हुआ। गांव में अधिकांश कस्बों की आपूर्ति भी की गई थी। इन सब के कारण व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि कृषि उत्पादन में, शिल्प में तेजी से वृद्धि के कारण वहाँ के जो भी लोग थे सबके सहयोग के साथ में ही व्यापार में वृद्धि की गई थी। आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार में व्यापारियों ने भी भाग लिया, यानी कि आंतरिक रूप से जो भी व्यापारी थे उन सब ने भाग लिया। सभी व्यापारिक समुदायों ने गिल्ड में संगठन, यानी एक संगठन में होकर उन्होंने काम किया। धन के प्रयोग ने पंच चिन्हित सिक्कों को जन्म दिया। व्यापार से एकत्रित किए गए करों को राजा के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी कार्य किया गया। इस प्रकार से इन सब पॉइंटों के प्रकार से व्यापार में वृद्धि की गई थी। अब अपन बात करते हैं कि हाउ डिड पीपल लिव, यानी कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन था वो कैसे था।
लोगों के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कि वो किस प्रकार से रहते थे। उनके बारे में जानने के मुख्य स्रोतों में पुस्तकों की कहानियाँ, नाविकों और यात्रियों के खाते और मूर्तियाँ शामिल है, जो दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। यानी कि उस टाइम की जो पुस्तकें प्राप्त हुई है, जो भी यात्रियों के खाते बही खाते प्राप्त हुई है, उन सबसे पता किया जा सकता है, पता लगता है कि वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसा था। कई शहरों में पुरातात्वियों को बर्तन यानी कि सिक्के पंक्तियाँ मिली हैं जो दूसरे के शीर्ष पर एक की व्यवस्था करते हैं। इन्हें रिंग्स वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। रिंग्स वेल के नाम से भी जाना जाता है। महलों, बाजारों या आम लोगों के घरों के शायद ही कुछ अवशेष सुरक्षित रहे हैं। वहाँ के जो भी मार्केट था, वहाँ के जो भी पैलेस था, उन सब से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन सबसे पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। अब अपन बात करते हैं द सेकेंड अर्बनाइजेशन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि दूसरा शहरीकरण, शहर और सिटीज वहाँ के कैसे थे। बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन, शिल्प की वृद्धि और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के कारण नए कस्बे और शहरों का उद्भव हुआ। इन्हीं शहरी केंद्रों का विकास हुआ और द्वितीय शहरीकरण की जिन्हें आयु कहा जाता है, यानी कि द्वितीय जो शहरीकरण थे उनका नाम दिया गया। इस काल के महत्वपूर्ण शहर जो सेकंड शहरीकरण शहर थे, उनमें सबसे प्रमुख वैशाली, उज्जैनी, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, बोधगया, राजगृह और कावेरीपट्टनम, ये सब उस टाइम के सेकंड जो प्रमुख शहरीकरण शहर थे। अब कस्बों के कार्य, यानी कि वो ये जो कस्बे थे जो सेकंड शहरीकरण के थे, ये किस प्रकार से कार्य करते थे। प्रत्येक शहर किसी विशेष गतिविधि के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि ये जो भी शहर थे, जो वैशाली हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, बोध हुआ, राजगृह या ये सब अपने विशेष गतिविधि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। कुछ कस्बे धार्मिक थे जबकि अन्य प्रशासनिक थे। कुछ तो धार्मिक थे और कुछ प्रशासनिक। उस टाइम के जो प्रशासनिक जो लोग रहते थे इन कस्बों में अपना कार्य करते थे। सोपारा जैसे कई कस्बों में व्यापार करने वाले शहर थे। ऐसे दो प्रसिद्ध शहर थे मथुरा और अरिक्कामेंडू। ये दो शहर थे जो सोपारा जैसे व्यापार करते थे। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी और मंदिर, बौद्ध मठ, जैन तीर्थ स्थलों का केंद्र था। यहाँ एक कृष्ण की पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था, जहाँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स का विकास हुआ। भगवान कृष्ण जो मथुरा में काफ़ी इसको पूजा जाता है और कृष्ण की पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी मथुरा है। यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स का विकास किया गया था। अरिकामेंडू एक महत्वपूर्ण तटीय व्यापार केंद्र था, यानी कि एक देश से दूसरे देश में वो व्यापार करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में। एक बंदरगाह और निर्यात और आयात केंद्र था। कुछ सामान, कच्चे माल को वो आयात करते थे, पके हुए माल को वापस निर्यात करते थे। रोम से व्यापारी यहाँ आए थे। रोम जो दूसरा शहर है, वहाँ से व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। अरिकामेंडू में रोमन कांच के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। ये सब प्रकार से वो दूसरे शहर जो काफ़ी विकसित शहर थे, इन शहरों से व्यापार एक दूसरे से आपस में करते थे। अब अपन बात करते हैं लास्ट के तमिलनाडु के लोगों को जीवन चोल और पांड्या के तहत, यानी कि उस टाइम के जो चोल शासक थे, लाइफ ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु के लोगों का जीवन कैसा था। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे, किसान थे, बड़े भूस्वामियों की वेलार के नाम से जाने जाते थे। कस्बों तट के पास थे। व्यापार रोम और चीन तक हो गया था। व्यापार और चीन तक वो व्यापार करते थे। लोगों को मनोरंजन, खेल और जुआ पसंद था। प्रशासन का नेतृत्व एक राजा करते थे। सबसे लोकप्रिय भगवान उत्तर में कार्तिक थे और मथुरे में अपनी राजधानी के साथ में किंगडम अपने मोतियों की जाने जाते थे, इसलिए उल्लेख मैगधनीज और संगम साहित्य ने किया था। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े शहर काफ़ी विकसित थे और आपस में एक दूसरे से व्यापार करते थे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।